गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था उसमें लास्ट में हम प्रोटीन के विषय में पढ़ रहे थे, और प्रोटीन में मैंने लास्ट में जो टॉपिक शुरू किया था वो था एंजाइम। ठीक है, एंजाइम हमने शुरू किया था और एंजाइम के बारे में कुछ जनरल बातें मैंने आपको बता दी थी। एंजाइम के विषय में जो मैंने आपको बातें बताई थी, 3 साइंटिस्ट के नाम मैंने इसमें आपको बता दिए थे, जिनमें पहली बात निकल के ये आई थी कि जो एंजाइम के खोजकर्ता हैं, एंजाइम के जो खोजकर्ता माने जाते हैं, इनका नाम मैंने आपको बताया था एडवर्ड बकनर, जिन्होंने सबसे पहले मैं क्या किया था, ईस्ट से जाइमिस नाम का एंजाइम खोजा था। उसके बाद आया था कि एंजाइम टर्म किसने दिया, यानी एंजाइम शब्द किसने दिया, तो कुन्हे का नाम आया था। और उसके बाद एक और नाम आया था समनर का, और समनर के विषय में मैंने बताया था कि इन्होंने यूरिएस नामक एंजाइम में इसके क्रिस्टल बनाए, जिसके बाद ये प्रमाणित किया गया कि जो एंजाइम है ये रासायनिक दृष्टि से क्या है, प्रोटीन। क्योंकि मैंने बताया था जिस जैव अणु के क्या बन जाएं, क्रिस्टल बन जाएं, वो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन के विभिन्न प्रकार भी मैं आपको बता चुका था। आज एंजाइम को ही आगे हमें बढ़ाना है, इसके विषय में देखना है। इसमें कुछ बातें ऐसी भी आएंगी जो कि समझने में थोड़ा सा टफ है, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके आगे लेक्चर में मैं उसके न्यूमेरिकल भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक टॉपिक जो है हमें पूरा कवर करते हुए चलना है। क्योंकि अगर हम कुछ थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट नहीं पढ़ेंगे, उनमें से कुछ बातें आ गई तो फिर पेपर में दिक्कत होगी हमें टिक करने में। अगर सारी बातें एक बार सुनी होगी तो फिर पेपर में ये होगा कि उनमें से पढ़ा हुआ कुछ ना कुछ आपको क्या मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टिक करने में। लेकिन आधी बातें छोड़ी होंगी तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए सारी चीज़ें समझनी है। अगर कोई समझने में टफ है तो वीडियो को आप 2 बार देखें, ठीक है, और उसको समझने का प्रयास करें कि क्या वो चीज़ें हैं, उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें तो ज़रूर सीख लें जो कम से कम ऑब्जेक्टिव में टिक करने लायक हो। देखिए, अब एंजाइम जो हम पढ़ रहे थे, इसमें अब मैं आपको जो बताऊंगा इसके विशिष्ट लक्षण बताऊंगा। अभी तक मैंने इसकी हिस्ट्री बताई थी आपको, आज मैं बात कर रहा हूँ इसके विशिष्ट लक्षणों की, एंजाइम के विशिष्ट लक्षणों की, जहाँ से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसके विशिष्ट लक्षणों में पहला पॉइंट जो आएगा, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए आप। मैंने आपको बताया था कि सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऐसा ही लिखा रहता है बुकों में। लेकिन सही मायने में अगर हम देखें तो हमें इसे लिखना चाहिए लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पे जो ये लगभग शब्द है, ये दर्शा रहा है कि यानी कि कोई अपवाद भी है, कोई ऐसे अपवाद भी हैं जो एंजाइम होते हुए रासायनिक दृष्टि से क्या नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं होंगे, इसलिए बोल रहा कि लगभग। तो यहीं पे इसके अपवाद की बात आ जाएगी। अगर ये लगभग बोल रहा है, क्योंकि 99% एंजाइम तो क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन ये लगभग बोल रहा है यानी कुछ ना कुछ क्या है, अपवाद भी हैं। तो इसका अपवाद जो पहला आएगा उसका नाम है राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम का आपने नाम सुना होगा। राइबोजाइम जो होता है ये किसका बना होता है, आरएनए का, आरएनए। ठीक है, इसको राइबोजाइम को क्या बोलते हैं, आरएनए एंजाइम कहते हैं। आरएनए एंजाइम कहते हैं किसको, राइबोजाइम को। आरएनए क्या है, जब मैंने शुरुआत में आपको जैव अणु बताए तो 4 पार्ट में मैंने बांटे। प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वसा था और न्यूक्लिक अम्ल था। न्यूक्लिक अम्ल में हम क्या पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए, यानी आरएनए क्या है, वो एक न्यूक्लिक अम्ल है, ना कि प्रोटीन। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि राइबोजाइम जो है ये किसका बना हुआ है, आरएनए का बना हुआ है, यानी एक न्यूक्लिक अम्ल का ये बना हुआ है, कौन, राइबोजाइम। जबकि एंजाइम बाकी किसके होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए एक तो अपवाद हो गया राइबोजाइम। ठीक है, यह ऐसा अपवाद हो गया। या आपसे वो ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन की जगह किसका बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल का, तो आंसर हो जाएगा राइबोजाइम। किसका बना होता है, आरएनए का। ठीक है, इसलिए इसको आरएनए एंजाइम कहते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा राइबोजाइम तो मोस्टली यही अपवाद में पूछा जाता है। इसके अलावा भी एक और चीज़ है, एक विशेष एंजाइम और भी है। ठीक है, उस विशेष एंजाइम की हम जब देखें, उस विशेष एंजाइम की हम बात करें कि वो विशेष एंजाइम कौन सा है और उसमें क्या विशेषताएं हैं। तो विशेष एंजाइम जो दूसरा है उसके विषय में जब हम देखते हैं तो एक नाम और आता है टीलोमरेज। एक एंजाइम और है, इसका नाम है टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज MERASE, टीलोमरेज।
टीलोमरेज एक एंजाइम है, ठीक है। टीलोमरेज एंजाइम जो है इसको जब हम देखते हैं तो इसके बारे में, टीलोमरेज के बारे में 2 पॉइंट याद रखना आप। एक तो हम इसे अपवाद में पढ़ रहे हैं, तो अपवाद में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है टीलोमरेज एंजाइम, इसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों मिलता है या दोनों पाया जाता है। अब देखिए अगर वो ये पूछे कि कौन सा एंजाइम जो है वो आरएनए से बना है, राइबोजाइम। कौन सा है जिसमें आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों मिलते हैं, तो टीलोमरेज। अब टीलोमरेज एंजाइम आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये कैंसर कोशिकाओं में मिलता है, कैंसर कोशिकाओं में पाया जाता है, कैंसर कोशिकाओं में पाया जाता है। जूलॉजी के अंदर एक चैप्टर आएगा मानव रोग, उसमें मैं आपको बहुत सारे रोगों के विषय में बताऊंगा। कैंसर के विषय में भी हम पढ़ेंगे, कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर और कैंसर के स्टेज में क्या अंतर होता है, कैंसर की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो उसमें भी ये नाम आने वाला है टीलोमरेज एंजाइम का, ठीक है। किसमें होता है, कैंसर की कोशिकाओं में ये होता है। और ख़ास बात क्या है कि ये आरएनए और प्रोटीन दोनों इसमें पाया जाता है। तो एक तो विशेष लक्षण में ये बात निकल के आई, एक ही पॉइंट निकल के आया कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और अपवाद क्या है, राइबोजाइम, जो किसका बना था, आरएनए का। दूसरा क्या है, टीलोमरेज, इसमें क्या था, आरएनए और प्रोटीन दोनों था। और बाकी सभी एंजाइम में क्या होगा, केवल प्रोटीन, वो रासायनिक दृष्टि से क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। ठीक हो गया, ये तो पहला विशेष लक्षण आ गया। और इसके विषय में ये अपवाद इंपॉर्टेंट से मैंने आपको बता दिया जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, अब दूसरे विशेष लक्षण की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड विशेष लक्षण की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरा एक और बात जो मैंने एंजाइम के विषय में बताई थी, मैंने ये बताया था कि एंजाइम जो होते हैं ये जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, बायो कैटलिस्ट का। जैव उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटलिस्ट, ठीक है, बायो कैटलिस्ट जैव उत्प्रेरक का। हम क्या करते हैं, जो भी क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे पाचन वगैरह, तो उनकी गति को बढ़ाने का काम करते हैं एंजाइम, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो जानने वाली है कि जो एंजाइम है ये केमिस्ट्री में भी होते हैं, नहीं, जो कैटलिस्ट हैं वो केमिस्ट्री में, एंजाइम तो बायोलॉजी में होंगे, लेकिन कैटलिस्ट बायोलॉजी में भी होते हैं। तो ये फिर बायो कैटलिस्ट और जो केमिस्ट्री वाले कैटलिस्ट होते हैं उत्प्रेरक, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, इनकी अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री वाले कैटलिस्ट और जो ये बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं एंजाइम को एज ए बायो कैटलिस्ट, इन दोनों में अंतर क्या है। जब हम केमिस्ट्री में उत्प्रेरक की बात करेंगे, कैटलिस्ट की, तो वहाँ पे केमिस्ट्री वाले जो उत्प्रेरक होंगे ये बहुत अधिक ताप पे 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री, 400 डिग्री सेल्सियस, इस पे क्या करते हैं, काम करते हैं। केमिस्ट्री में हम जिन उत्प्रेरकों को पढ़ते हैं वो बहुत अधिक ताप पे क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जो एंजाइम है यानी कि जो बायो कैटलिस्ट हैं, जैव उत्प्रेरक हैं, हमने पढ़ा कि ये रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। और इनमें अगर अधिक ताप होगा तो प्रोटीन में क्या हो जाता है, अधिक ताप पे क्या हो जाता है, प्रोटीन विकृतीकरण हो जाता है। ये हमने पहले ही पढ़ा, यानी उसका कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये अधिक ताप पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये रासायनिक दृष्टि से क्या है, प्रोटीन है। और अधिक ताप पे प्रोटीन में क्या होता है, विकृतीकरण। इसलिए ये क्या करते हैं, 15 से 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये भी अंतर है, ठीक हो गया, ये भी एक अंतर हो गया। केमिस्ट्री वाले में हम जब पढ़ेंगे तो उनमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो दिखेगा आपको हाई दिखेगा, लेकिन इसमें हाई नहीं दिखेगा। जैव उत्प्रेरक में क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन और अधिक ताप पे इनमें क्या हो जाएगा, विकृतीकरण हो जाएगा। फिलहाल इस बात को केवल आपको मैंने बताने के लिए बताया ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो केमिस्ट्री वाले उत्प्रेरक और इन वाले उत्प्रेरकों में, ठीक है। लेकिन ये बात आप समझ गए, जैव उत्प्रेरक क्यों कहा, ये क्या करेंगे, जैव रासायनिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं उनकी गति को बढ़ा देते हैं। बस यही याद रखना है आपको, मेन काम इनका बढ़ाना ही है। जबकि हम जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो नकारात्मक उत्प्रेरक भी आएंगे, धनात्मक और ऋणात्मक आते हैं, कोई गति को बढ़ाते हैं, कोई कम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैव उत्प्रेरक में जो हम एंजाइम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होती है, गति इनसे बढ़ती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, गति बढ़ाने का काम ही करते हैं, ठीक है। यानी तीसरा पॉइंट मैं अगर लिखूँ, यहाँ पे हर पॉइंट को समझते हुए चलना। अब तीसरा पॉइंट अगर मैं लिखूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, एंजाइम अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं।
जो भी अभिक्रिया होंगी अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनका काम केवल क्या है, अभिक्रिया को बढ़ाना, घटाना इनका काम नहीं है। यानी कि अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये केवल क्या होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। अच्छा, अब यहाँ से समझना शुरू कीजिए। अब एंजाइम अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं। इनका काम क्या है कि जो रिएक्शन है उसे क्या करना, स्पीड अप करना, उसकी स्पीड बढ़ाना। अच्छा, यहाँ से वो पूछेगा एंजाइम अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं कैसे, यानी ठीक है अभिक्रिया दर को बढ़ाते हैं, लेकिन कैसे ये बढ़ाते हैं। अगर वो ऐसे पूछ ले कि एंजाइम, आपको ऑप्शन में पूछ ले कि एंजाइम जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं क्यों, और फिर वो 4 ऑप्शन आपको देगा, तो इसका कारण आपको पता होना चाहिए। इसका कारण यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कैसे बढ़ाएंगे, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। सक्रियण ऊर्जा को कम करके। अभी इतनी बात समझिए आप केवल कि एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं कैसे, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, सक्रियण ऊर्जा। ये बात भी हमें समझनी है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। इंग्लिश में से बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ से पहले हमें इस टर्म को समझना होगा कि ये सक्रियण ऊर्जा कह किसे रहा। ठीक है, ये सक्रियण ऊर्जा को कम करके कैसे बढ़ जा रही है स्पीड अभिक्रिया की, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं उस बात को आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि माना बात क्या है, A+B, और ये कोई रिएक्शन है और CD। ये आपने पहले से ही पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है पहले से ही कि इस साइड जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं हम क्या, अभिकारक या रिएक्टेंट। इन्हें क्या कहते हैं, जो इस साइड होते हैं रिएक्शन के, जो भाग लेते हैं, इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स या बोलेंगे अभिकारक, हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो रिएक्शन के बाद फाइनल बनते हैं इन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हिंदी में बोल देते हैं इन्हें क्या, उत्पादक। ठीक है, जो फाइनल बना रिएक्शन के बाद वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इधर क्या है, रिएक्टेंट्स हो गए। अच्छा, इतनी बात बड़ी सिंपल सी हो गई। ये बात आप समझ गए हो कि A+B यानी A और B जो हैं 2 रिएक्टेंट्स हैं जिनकी रिएक्शन से क्या बन रहा है, C और D कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें समझनी है। जो A और B है, A और B जो हैं, जब ये रिएक्शन करेंगे और इनसे C और D प्रोडक्ट बनेगा तो इस रिएक्शन में कुछ समय लगेगा। इस रिएक्शन में क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा। यहाँ पे मैं केवल मान ले रहा हूँ, मैंने अपने हिसाब से क्या है कुछ मान लिया। मैंने ये माना कि A+B की रिएक्शन से जो C+D बनता है इसमें लगते हैं 20 मिनट। क्या लगते हैं, 20 मिनट का समय लगता है। कुछ भी मान सकते हैं, 20 मिनट कोई ये नहीं है, मैंने अपने हिसाब से मान लिया कि 20 मिनट। ठीक हो गया। अब ये 20 मिनट क्यों लग रहे हैं, ये 20 मिनट क्यों लग रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि अभिकर्मक जो रिएक्शन करेंगे जिससे कि क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उस रिएक्शन को करने के लिए क्या होती है, एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक न्यूनतम ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता। ऐसे ही नहीं हो जाएगी रिएक्शन की A+B है, उसे क्या चाहिए होगी, थोड़ी कुछ न्यूनतम मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी जिससे कि क्या करें, रिएक्शन करें। इसलिए 20 मिनट लग जा रहे हैं। वो न्यूनतम एनर्जी खर्च होगी, उसके बाद क्या होगा, ये रिएक्शन होगी और उससे क्या बन जाएगा। ये माना बात क्या है कि इन्हें वो न्यूनतम एनर्जी है 100 जूल। 100 जूल की न्यूनतम एनर्जी चाहिए जिससे कि ये रिएक्शन करके क्या बना दे, C और D प्रोडक्ट बना दे। कितने मिनट में, 20 मिनट में बना दे। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए एक चीज, वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा का मान जो अभिकारक को उत्पादक में यानी प्रोडक्ट में परिवर्तन के लिए आवश्यक है।
आवश्यक है, इसी का नाम है सक्रियण ऊर्जा। यही एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी कि इस इक्वेशन के हिसाब से 100 जूल हो गई इसकी क्या, सक्रियण ऊर्जा। क्या हो गई, सक्रियण ऊर्जा। अब आपको सक्रियण ऊर्जा समझ में आ गई। सक्रियण ऊर्जा जो है वो न्यूनतम ऊर्जा है जिसकी आवश्यकता किसी अभिकारक को होती है ताकि वो किस में बदल जाए, प्रोडक्ट में बदल जाए। तो जो न्यूनतम एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा होगी। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या बोला कि एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, कैसे, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। अगर एंजाइम का यूज इसमें किया जाए रिएक्शन में तो एंजाइम क्या करेगा, इसकी सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि क्या है कि 100 जूल था, 20 मिनट में चाहिए था, 20 मिनट में रिएक्शन हो रही थी, कितनी ऊर्जा चाहिए थी, 100 जूल चाहिए थी। एंजाइम हमने यूज किया, एंजाइम ने क्या किया, इसकी सक्रियण ऊर्जा क्या कर दी, 50 जूल कर दी, घटा के कितनी कर दी, 50 जूल। तो अब समय कितना लगेगा, 10 मिनट। जब 100 जूल में लग रहे थे 20 मिनट, तो फिर 50 जूल जब सक्रियण ऊर्जा है तो टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट। 10 मिनट लग रहा है तो अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी प्रकार से जो होते हैं वो एंजाइम काम करते हैं। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि एंजाइम अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं, क्या कम करके, सक्रियण ऊर्जा कम करके। और कैसे सक्रियण ऊर्जा से अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी वो बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस तरीके से यहाँ से आप सक्रियण ऊर्जा भी समझ गए होंगे। अब ये जो बात है, जो मैंने ये वाली बात बताई, इस बात को एनसीईआरटी में एक ग्राफ द्वारा समझाया गया है। उस ग्राफ को मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है समझना उस ग्राफ को, आप देखिए, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछना दोबारा, ठीक है। वैसे आपको ये बात समझ में आ जाएगी, एक बार ना आए तो आप फिर से वीडियो को देखना, समझ में आपको ज़रूर आ जाएगा। अब देखिए उस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ कि जो ग्राफ जो है एनसीईआरटी में बना है, इससे संबंधित ही इस टाइप का ग्राफ हो गया। ग्राफ में पता ही आपको हमेशा क्या होते हैं, दो राशियाँ तो दर्शाई ही जाती हैं। अच्छा, ये जो हो गई अभिक्रिया की जो हो गई दर हो गई, और इधर जो है ऊर्जा, यानी क्या, ई, ठीक है। अभिक्रिया की दर बना दी और एक तरफ क्या बना दी, ऊर्जा बना दी, ठीक है। ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार का ग्राफ बना हुआ होता है, ठीक है। इस प्रकार का एक ग्राफ जो होगा वो आपको क्या होगा, बना हुआ मिलेगा एनसीईआरटी में। इस ग्राफ को बता रहा हूँ मैं आपको, एक ग्राफ क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिल रहा है, ठीक हो क्या। इसमें क्या है कि ऊर्जा जो है धीरे धीरे जो है हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। जो ये मिडिल वाला पॉइंट होता है यहाँ पे, जो ये बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, या हिंदी में बोलेंगे संक्रमण अवस्था। हिंदी में क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट को संक्रमण अवस्था, यानी ये मध्य की अवस्था है कुल मिला के, ठीक है। संक्रमण अवस्था क्या है, मध्य की अवस्था है। तो ये तो हो गई संक्रमण अवस्था, ठीक हो गया। अब जो रिएक्टेंट था इसकी शुरुआती एनर्जी जो हो गई, इसको मान लिया मैंने E1, ठीक है। संक्रमण अवस्था में जो हुआ इसकी एनर्जी मैंने मान ली E2, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट में बदला तो इसकी एनर्जी मान ली मैंने E3। अभी इनको मैं बताऊंगा अभी कौन सा क्या दर्शाया मैंने, इसको मैं भी आपको बताऊंगा ताकि पूरा ये समझ में आ जाए। इतनी बात मैंने आपको यहाँ पे दर्शा दी। क्या क्या है ये, इनको मैं एक बार ही बता दूं कि कौन क्या है। इसमें E1 जो मैंने लिखा है, E1 बराबर क्या है, E1 जो है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा, ठीक है। रिएक्टेंट R लिख दिया मैंने, रिएक्टेंट एनर्जी, ठीक है। E1 से तात्पर्य जो है अभिकारक की क्या है, एनर्जी है। E2 जो है ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी, संक्रमण अवस्था ऊर्जा, संक्रमण अवस्था ऊर्जा, ठीक है। E3 क्या है, ये प्रोडक्ट की क्या है, एनर्जी है। E तो एनर्जी के से दर्शाया गया है, तो ये प्रोडक्ट एनर्जी हो गया, प्रोडक्ट एनर्जी। या फिर मैं हिंदी में बोलूँगा तो क्या बोल दूँगा, इसे प्रोडक्ट को बोल देंगे क्या,
उत्पादक ऊर्जा या उत्पादक की ऊर्जा। ठीक हो गया। ये तीनों चीज़ें आपने देख ली। E1 किसकी एनर्जी थी? अभिकारक की एनर्जी। ये ट्रांजिशन यानी संक्रमण अवस्था में एनर्जी। और E3 क्या है? ये एनर्जी हो गई किस अवस्था में? E3 थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा मैं इससे, ठीक है, क्योंकि इसके भी अपने मायने, थोड़ा सा नीचे बनेगा इसकी तुलना में, बराबर नहीं बनना चाहिए, और नीचे खींच लेता हूँ वैसे। ये बना दिया मैंने E3, ठीक है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई। अब इसको अगर हम देखेंगे, पूरे ग्राफ को अगर मैं देखूं, तो ये ग्राफ जो है शुरुआत में क्या है, ये ग्राफ जो मैंने बनाया, ये बनाया संक्रमण अवस्था वाली जो एनर्जी है, इसमें हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो E1 जो था वो रिएक्टेंट था, इसको एक न्यूनतम एनर्जी दी गई, ठीक है। इसको क्या दी गई? एक न्यूनतम एनर्जी दी गई। और न्यूनतम एनर्जी जब दी गई तो उस न्यूनतम एनर्जी के बाद ये किस में बदल गया? प्रोडक्ट में बदल गया। प्रोडक्ट में बदल गया यानी कि ये हमें पता लग रहा है कि ये वाली जो स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, यहीं पे इसको क्या मिली होगी? संक्रमण ऊर्जा मिली होगी, जिसके बाद ये क्या मिल गया, किस में बदल गया होगा? प्रोडक्ट में बदल गया होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये इसका ग्राफ आया और यही वो स्टेट आई जिसमें कि क्या है, इसकी सक्रियण ऊर्जा है। ये इसकी सक्रियण ऊर्जा हो गई, लेकिन अभी क्या नहीं है? एंजाइम का कोई रोल नहीं आया, एंजाइम नहीं। यानी ये ग्राफ मैंने तब बनाया जब एंजाइम का कोई यूज नहीं हुआ रिएक्शन में। उसमें क्या हुआ कि यहाँ से ये बदलना शुरू हो गया, किसमें? प्रोडक्ट में। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को E2 को ही मान लिया इसकी क्या? सक्रियण ऊर्जा। यही न्यूनतम ऊर्जा थी जो इसे चाहिए थी किस में बदलने के लिए? प्रोडक्ट में बदलने के लिए, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब जब मैं क्या करूँगा, इसमें एंजाइम भी इस रिएक्शन में यूज करूँगा, तो एंजाइम क्या करेंगे? इसकी सक्रियण ऊर्जा को घटा देंगे और इस टाइप से क्या होगा, एक ये E2 हो गया, ये E1 हो गया और ये E3 हो गया। अब देखिए ग्राफ में जो जितना ऊंचा जाता है उसका मान उतना ज़्यादा होता है। अब जो मैंने बताया ये तो सक्रियण ऊर्जा थी तब, ये वाली E2 वाली, जबकि एंजाइम नहीं था। और अब अगर मैं देखूं, ये इसकी सक्रियण ऊर्जा है कब? एंजाइम के साथ। इस टाइप का एक ग्राफ देखने को मिलता है एनसीईआरटी में। यानी ये ग्राफ कुल मिला के क्या बता रहा है? ये ग्राफ ये बता रहा है कि जब एंजाइम ना हो, एंजाइम क्या कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट उसने काम करना है। जब एंजाइम नहीं होगा तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। और ज़्यादा का मतलब है सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होगी, यानी कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदलने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगेगा तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? धीमी। लेकिन जब क्या है, एंजाइम का भी यूज हुआ, तो एंजाइम के साथ क्या हुआ कि सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो रिएक्शन की गति क्या हो गई? तेज हो गई, ठीक है। यही वो जो है ग्राफ एनसीईआरटी के अंदर, ये ग्राफ जो है ये सारी चीज़ें बताता है। इस ग्राफ से अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इतनी बात आप समझ गए। यानी ये दो ग्राफ क्या बता रहे हैं कि एंजाइम के बिना सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा रहेगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, रिएक्शन की दर क्या होगी? धीमी होगी। एंजाइम का भी यूज अगर रिएक्शन में होगा तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। और इसमें समय क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी कि रिएक्शन का रेट जो होगा वो क्या होगा? रिएक्शन का रेट जो होगा, रिएक्शन की दर जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसी के अंदर से, इस ग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। जैसे कि वो आपसे ये पूछेगा, उसने क्वेश्चन आपसे पूछा कि इस ग्राफ में सर्वाधिक ऊर्जा किसकी है? सर्वाधिक ऊर्जा किसकी है? यानी कि ऑप्शन में वो आपसे बोल सकता है E1, E2 या E3। ये तीन चीज़ें दिख रही हैं। इसमें सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो किसकी है? ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा जो है किसकी है? E1 क्या है? अभिकारक की ऊर्जा। अगर E1 E2 टर्म ना यूज ना करे तो बोलेगा अभिकारक की ऊर्जा, संक्रमण अवस्था ऊर्जा या उत्पादक की ऊर्जा। किसकी ऊर्जा जो है सर्वाधिक है? तो आप देख रहे हो ग्राफ का भी कुछ मतलब है। ये जो है ये तो थी अभिकारक की ऊर्जा, ये जो है ये संक्रमण अवस्था की ऊर्जा है,
और ये जो है सबसे नीचे जो आर का ग्राफ में ये किसकी ऊर्जा थी, प्रोडक्ट की ऊर्जा थी। तो इसमें हमें दिख रहा है सबसे हाई पे कौन है, संक्रमण अवस्था, सबसे नीचे कौन है, प्रोडक्ट की एनर्जी। यानी सब सर्वाधिक ऊर्जा किसकी होगी, तो हम बोलेंगे संक्रमण अवस्था की, संक्रमण अवस्था। यानी आंसर क्या देंगे, E2। ठीक है, सबसे कम बोले अगर, सबसे कम ऊर्जा तो किसकी दिख रही है आपको, सबसे नीचे किसकी आ रही है, E3। E3 क्या है, किसकी ऊर्जा थी, E3 उत्पादक की ऊर्जा, उत्पादक की ऊर्जा, उत्पादक की ऊर्जा, यानी E3 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, दो तो ये क्वेश्चन हो गए। ये तो बड़े सिंपल से इस ग्राफ से पता लग जा रहा है कि सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वो संक्रमण अवस्था में होती है, सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो किसकी होती है, प्रोडक्ट की होती है। इसलिए ग्राफ में सबसे नीचे बना है, मैंने बताया ना इसके सामने नहीं बनाना है, इससे भी नीचे बनाना है, ये दर्शाएगा। अच्छा, अब यहाँ से एक और बात समझिए, जिस पे जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, जिस पे क्या होगी, जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जैसा आप पे अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अगर जो है आप पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो जैसे मुझ पे अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो तो मैं क्या करूँगा, घूम घूम के पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी एनर्जी कम होगी तो मैं एक जगह पे बैठ के पढ़ाऊँगा। यानी कि जो जिस पे ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा क्या होगा, सक्रिय होगा, और ज़्यादा सक्रिय होने से क्या होगा, अस्थायी होगा, यानी एक जगह पे नहीं रहेगा वो। जिस पे ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा सक्रिय होगा और ज़्यादा अस्थायी होगा, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं रुकेगा। तो यहाँ से वो आपसे पूछ ले कि सबसे अस्थायी कौन सा है, सबसे अस्थायी, सबसे अस्थायी कौन सा है, सबसे अस्थायी कौन होगा, जिसके पास क्या होगी, सबसे अधिक एनर्जी होगी। सबसे अधिक एनर्जी कौन सी है, E2। तो सबसे अस्थायी कौन सा हो गया, E2 हो गया। यहीं से पूछ सकता है सबसे स्थायी कौन सा है, इस ग्राफ को देख के, सबसे स्थायी, सबसे स्थायी कौन होगा, जिस पे सबसे कम एनर्जी होगी, वो बिल्कुल शांत रहेगा, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। सबसे कम एनर्जी किस पे दिख रही है, E3 पे, तो सबसे स्थायी कौन हो गया, E3 हो गया। ये बात भी क्लियर हो गई यहाँ से, सबसे स्थायी जो हो गया वो E3 हो गया, सबसे अस्थायी जो हो गया वो कौन हो गया, E2 हो गया। यानी कि इसी को हम बोलते हैं सबसे अस्थायी, यानी हाईली जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो हाईली अनस्टेबल जो है वो E2 है, और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा है, E3 है। ठीक है, यानी उत्पादक वाली एनर्जी है। अच्छा, एक और बात इसके बारे में, यहाँ से हमें पता लगा, पूरे ग्राफ को देखने के बाद मुझे एक बात और पता लगी, मुझे पता लगी कि E1 क्या थी, रिएक्टेंट की ऊर्जा थी, E3 क्या थी, प्रोडक्ट की ऊर्जा थी। E1 का मान किससे ज़्यादा है, E3 से, इसलिए ज़्यादा नीचे बना हुआ है E3। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि E1 का मान ज़्यादा है E3 से, या बोल लो अभिकारक की ऊर्जा, रिएक्टेंट की एनर्जी, अभिकारक ऊर्जा जो है इसका मान ज़्यादा है किससे, उत्पादक ऊर्जा से, उत्पादक ऊर्जा से ज़्यादा है। ये बात तो क्लियर हो रही है ग्राफ से। अब यहाँ से देखिए आप, अभिकारक की एनर्जी ज़्यादा थी, जैसे मैंने ये बताया था ना कि A+B से क्या बन रहा है, CD बन रहा है, ये अभिकारक थे। ये बोल रहा कि अभिकारक की एनर्जी ज़्यादा है, इनकी कम है, इससे ये बना, अभिकारक से क्या बना, प्रोडक्ट बना। इसकी एनर्जी ज़्यादा थी और इनकी कम है, इसका मतलब कुछ एनर्जी का क्या हो गया है, लॉस हो गया। अगर कोई लॉस नहीं होता एनर्जी का, तो जितनी एनर्जी इसकी थी उतनी एनर्जी इसकी भी होनी चाहिए थी। लेकिन ग्राफ तो ये बता रहा है कि एनर्जी तो रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की क्या है, कम है। इसका मतलब ऊर्जा का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। और ऊर्जा का जो ह्रास होता है, जिसमें ऊर्जा निष्कासित होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये भी पॉइंट पता लग गया कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। कैसी है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये बात यहाँ से पता लग गई। अब देखिए, सारी बात यहाँ से निकल के जो आई, पूरा जो सारा है जो आपको पेपर की दृष्टि से याद रखना है, मैं केवल बता रहा था एंजाइम की विशेषता। और एंजाइम की विशेषताओं में जब मैं बता रहा था, विविध तथ्यों के विषय में बता रहा था, तो मैंने एक तथ्य ये बोला कि एंजाइम जो होते हैं उनमें मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं। पॉइंट तो केवल इतना था कि एंजाइम अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं। वहीं से एक पॉइंट निकल के आया था कि कैसे बढ़ाते हैं,
उसका उत्तर निकल के आया कि सक्रियण ऊर्जा को कम करके। तो देखिए यहाँ पे क्या था, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, ये बात निकल के आई। तो वहां से क्या था कि अभिक्रिया की दर बढ़ कैसे रही थी, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। वहां से बात आई कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। तो सक्रियण ऊर्जा मैंने ये बताया कि जो अभिकारक होते हैं जब ये प्रोडक्ट में बदलते हैं तो इनको क्या होता है, ये बदलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये बात निकल के आई। वहीं से फिर बात यह आई कि जब अगर एंजाइम यूज नहीं हो रहा रिएक्शन के अंदर तो सक्रियण ऊर्जा का मान जो होगा वो ज़्यादा होगा। जब एंजाइम का यूज करेंगे तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। जब सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा तो रिएक्शन की दर जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। इस ग्राफ से हमने दर्शाया। और इस ग्राफ में 3 थे, E1 था, E2 था, E3 था। E1 अभिकारक की ऊर्जा, E2 जो थी संक्रमण अवस्था की ऊर्जा और E3 उत्पादक की ऊर्जा। वहां से पूरे ग्राफ से निकला कि सर्वाधिक ऊर्जा किसकी है, E2 की। ये ग्राफ पूरा बता रहा है संक्रमण अवस्था में। सबसे कम किसकी है, E3 की। दूसरा पॉइंट ये निकला कि जिस पे ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा एक्टिव होगा और सबसे ज़्यादा क्या होगा, अस्थायी होगा। इस हिसाब से E2 जो है सबसे अस्थायी है और सबसे कम एनर्जी क्योंकि E3 की है तो सबसे ज़्यादा अस्थायी है। फिर ये भी बात निकल के आई कि पूरा देखने को ये मिला कि अभिकारक की ऊर्जा ज़्यादा थी जबकि प्रोडक्ट की ऊर्जा कम थी। यानी ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी ये क्या है, अभिक्रिया है। इतनी बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे, इतनी बात आपको नोट रखनी है क्योंकि आगे मैं न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा क्योंकि सारी चीज़ें करनी है। एंजाइम में आता है ना, एक फिशर का भी आता है, ताला चाबी सिद्धांत वगैरह जो आते हैं सारे, तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनको पढ़ लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से भी ये बात याद रखनी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेपर में वो बीच से कहीं से बना देता है कि इनमें ग्राफ बना के दे दिया और ये फिर आपको ग्राफ ही समझ में नहीं आएगा कि ये पूछ क्या रहे हैं। जबकि अगर आपको थोड़ा पता हो वहाँ पे तो आप क्या कर लोगे, इसे टिक कर लोगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगली विशेषता, वापस आ जाते हैं पॉइंट में। एंजाइम की जो हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, एंजाइम अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। एक पॉइंट, इस पॉइंट को समझिए आप। ये बोल रहा है कि एंजाइम जो होंगे वो अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं। हमने पढ़ा कि एंजाइम का काम है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। ठीक है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन एंजाइम में कोई बदलाव नहीं होता रिएक्शन के बाद। यानी ये स्वयं भाग नहीं ले रहे। जैसे रिएक्टेंट भाग लेते हैं उनसे कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन एंजाइम स्वयं भाग नहीं लेते हैं। यानी कि ये सीधे सीधे क्या करते हैं, स्वयं का प्रयोग नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज होंगे, लेकिन इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात तो ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात, एंजाइम अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करते, हैं। ठीक है, जो साम्य अवस्था होगी अभिक्रिया की उस पे एंजाइम कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे। तो ये 2 पॉइंट और हैं। एक तो एंजाइम जो होंगे वो रिएक्शन के बाद भी अपरिवर्तित रहेंगे। दूसरा, रिएक्शन की जो साम्य अवस्था होगी उस पर एंजाइम कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ये एंजाइम की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। मतलब एंजाइम के क्या हो गई, ये विभिन्नताएं जो हमने पढ़ी थी कि एंजाइम जो है उसके विशिष्ट लक्षण जो थे वो ये हो गए। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। यानी एंजाइम जो आ रहा है और वो क्या कर रहा है, रिएक्शन की गति तेज कर रहा है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसकी बात करते हैं। यानी अगली हेडिंग जो बनेगी वो बनेगी एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्या एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। जनरली आपसे पूछे कि कितने कारक होते हैं, तो 4 कारक होते हैं। ठीक है, जनरली कितने होते हैं, 4 कारक जो होते हैं वो एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं।
कौन कौन से वो 4 कारक हैं जो एंजाइम क्रिया को प्रभावित करते हैं, उन्हें अगर हम देखें तो पहला जो है वो है पीएच, दूसरा जो है वो है ताप, ठीक है, एक पीएच हो गया, दूसरा क्या हो गया, ताप हो गया, तीसरा जो है वो है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, और चौथा जो इसमें कारक आ जाएगा वो होगा संदमक, संदमक की उपस्थिति। एंजाइम क्रिया को ये 4 चीज़ें प्रभावित करती हैं, क्या, पीएच, ताप, अभिकारक की सांद्रता और संदमक की उपस्थिति, ठीक है। संदमक जो है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनहेबिटर, क्या कहते हैं, इनहेबिटर, हैबिटर, इनहेबिटर कहते हैं, इसके बारे में भी बात होगी। लेकिन जनरली पूछ ले कि इनमें से कौन सा एंजाइम क्रिया को प्रभावित करता है या नहीं करता है, तो 4 कारक आपको याद रखना है, पीएच, ताप, अभिकारक की सांद्रता और कौन सी, संदमक की उपस्थिति, जिसको क्या कहते हैं, इनहेबिटर कहते हैं। अब इनका प्रभाव जो है कैसे कैसे बढ़ता है, एक एक करके हम बात करते हैं। पहला मैं पीएच और ताप के विषय में बता रहा हूँ कि पीएच और ताप का एंजाइम क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पीएच और ताप का एंजाइम क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके विषय में हम बात करते हैं कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले वो मैं आपको बता रहा हूँ किस किस की, पीएच व ताप, 2 चीज़ें ले ली मैंने एक साथ, पीएच व ताप का प्रभाव किस पे, एंजाइम क्रिया पे, इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके विषय में हम बात करते हैं, ठीक है। इसके विषय में जब हम बात करेंगे तो इसको भी एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं हम। ये जो हो गया ये पीएच ऑब्लिक ताप हो गया, पीएच और ताप जो हो गया ये हो गया, इधर जो हो गई ये हो गई एंजाइम क्रिया, जिस पे हम प्रभाव देख रहे हैं, एंजाइम क्रिया, ये क्या हो गई, एंजाइम क्रिया हो गई। और ये ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार का बना होता है, बेल शेप, बेल मतलब जैसे घंटी का आकार होता है उस टाइप का ये ग्राफ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब हम देखें तो ये इसका जो हो गया वो मिडिल वाला पॉइंट आ गया, ये क्या आ गया, इसका मिडिल पॉइंट आ गया है। मिडिल पॉइंट यानी यहाँ से अगर हम देखें तो एंजाइम क्रिया का मैक्सिमम मान जो है वो यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है, एंजाइम क्रिया जो है ये एक पीएच की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पीएच और ताप की वैल्यू, यहाँ से देखेंगे ना, ये पीएच और ताप की वैल्यू होगी तो एक फिक्स वैल्यू हो गई पीएच ताप की। और यहाँ पे क्या हो गया, ये सबसे बीच में जो दिख रहा है ये सबसे ऊंचा दिख रहा है, यहाँ पे एंजाइम क्रिया जो है उसका मान क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक दिख रहा है, इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है, एंजाइम क्रिया का मान सर्वाधिक दिख रहा है। और ये फिक्स एक पीएच वैल्यू दिख रही है, यानी यहाँ पे इसने अपना उच्चतम मान पा लिया, तो इसी को क्या कहते हैं, हम ऑप्टिमम कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, इष्टतम, या फिर बोलते हैं अनुकूलतम, अनुकूलतम। अब इस बात को आपको समझना है कि ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या होगा कि शुरुआत में हम क्या करेंगे, जब शुरुआत में क्या होगा कि जैसे जैसे हम पीएच और ताप में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, वैसे वैसे एंजाइम की क्रिया जो होगी वो क्या होगी, एंजाइम क्रिया बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे, यानी पीएच और ताप का एक ऐसा मान होगा जिस पे एंजाइम क्रिया सर्वाधिक होगी, एंजाइम क्रिया क्या होगी, सर्वाधिक होगी। और इसके बाद इसी मान को क्या कह रहे हैं, हम ऑप्टिमम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऑप्टिमम, यानी ये इष्टतम मान हो गया, अनुकूलतम मान हो गया। इसके बाद अगर हम पीएच बढ़ाते हैं और ताप बढ़ाते हैं तो इसका जो है रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी केवल एक अवस्था ऐसी आनी है, एक अवस्था ऐसी होती है, यानी शुरुआत में पीएच और ताप बढ़ाने पे एंजाइम क्रिया का मान बढ़ता है, फिर वो पहुंचता है ऑप्टिमम यानी इष्टतम अवस्था में। और इष्टतम अवस्था में, इष्टतम अवस्था, या वो बोलेगा आपसे ऑप्टिमम क्या है, तो हम बोलेंगे कि ऑप्टिमम जो है वो क्या है। देखो यहाँ से ऑप्टिमम के बारे में पूछेगा कि ऑप्टिमम से आप क्या समझते हो, इस वाले जो हमने ग्राफ बनाया इसमें ऑप्टिमम का मतलब क्या है। तो हम बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच व ताप का वह मान है, पीएच या ताप का वह मान है जिस पर एंजाइम क्रिया सर्वाधिक होती है।
अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं अभी एक दूसरे एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको, ठीक है। भले ही वो जीएस का एग्जाम्पल हो गया लेकिन समझने में आ जाएगा आपको। लॉफर नाम के एक साइंटिस्ट है जिनका इकोनॉमिक्स में एक वक्र आता है, लॉफर वक्र उसे कहते हैं। उस पर उन्होंने टैक्स के विषय में बताया था, टैक्स जो हम देते हैं ना, कर, उसके विषय में उन्होंने बताया। उसमें उन्होंने ये बोला था कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, शुरुआत में कर की दर बढ़ाओगे। जैसे माना बात मैंने आपसे बोला कि आप मुझे क्या दो, 5% टैक्स दो। 100 रुपये में से कितना रुपये ले रहा, मैं 5 रुपये ले रहा, तो मेरे पे 5 रुपये आ गए। मैंने धीरे धीरे कर की दर बढ़ाई, मैंने बोला 10% दो, तो मेरे पे कितने आने लग गया, 10 रुपये आने लग गया। मैंने बोला आपको कि 15% दो, तो मेरे पे क्या आने लग गए, 15 रुपये आने लग गए। यानी शुरुआत में उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे कर की दर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम पे जो होगा उतना लाभ बढ़ता जाएगा, कर संग्रहण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आके कर की एक क्या आएगी, इष्टतम दर आएगी। जैसे मैंने बोल दिया कि 20%, और आपने मान लिया कि 20% तक आप दे सकते हो, आपने कहा चलो 20% देंगे, यानी 100 में से 20 रुपये देंगे, वो इष्टतम दर है। और उस इष्टतम दर पे आप टैक्स देने को मंजूर कर रहे हो कि मैं दे दूंगा, और 20 रुपये आके क्या हुआ कि मैंने 5 से बढ़ाया, तो धीरे धीरे मेरा फायदा बढ़ता रहा, कर की दर बढ़ाने पे कर संग्रहण बढ़ता रहा। लेकिन अगर मैं इष्टतम दर से ऊपर बढ़ाता हूँ, मैं बोलूँ कि 25% दे दो, और आप जो है 25% देता आपसे बनता ही नहीं है, आप दे ही नहीं सकते, तो उसके बाद आप कर की चोरी करोगे, और कर की चोरी करोगे तो धीरे धीरे जो 5% आ रहा था आप देना ही बंद कर दोगे, यानी कि कर संग्रहण क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो वही वाली बात यहाँ पे, इसलिए उन्होंने कहा था कि सरकारों को क्या चाहिए, वो इष्टतम दर का पता लगाना चाहिए जिस पे लोग क्या कर दें, कर दे दें, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर लोग कर की चोरी शुरू कर देंगे। तो वही लॉफर वक्रम इकोनॉमिक्स में बढ़ते हैं, वैसा ही यहाँ पे है। शुरुआत में पीएच और ताप बढ़ाओगे तो एंजाइम की क्रिया की दर बढ़ेगी, लेकिन एक बिंदु ऐसा आएगा ऑप्टिमम जिसमें क्या होगा, वो ऐसा मान होगा पीएच और ताप का जिस पे क्या होगा, अब एंजाइम क्रिया की दर सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक आ गई। इसके बाद आप पीएच और ताप कितना भी बढ़ाओ, रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा। तो यही ऑप्टिमम हो गया, यानी ऑप्टिमम पूछे तो ये पीएच और ताप का वो मान है जिस पे एंजाइम क्रिया का मान क्या है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहला अंतर आ गया। आपसे ये पूछे कि पीएच और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है एंजाइम क्रिया पे, तो हम बोलेंगे कि शुरुआत में जैसे जैसे पीएच और ताप बढ़ाते हैं एंजाइम क्रिया का मान बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम ऑप्टिमम कहते हैं, जिसमें कि ये पीएच और ताप का एक निश्चित मान होता है जिसपे कि एंजाइम क्रिया का मान सर्वाधिक होता है, तो वहाँ पे सर्वाधिक होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, पीएच और ताप को बढ़ाओगे तो रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात तो आ गई पीएच और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है एंजाइम क्रिया पे। अब मैं दूसरी चीज़ इसमें ले रहा हूँ, अभिकारक सांद्रता की बात कर रहा हूँ। किसकी बात, मैंने 4 पॉइंट बताए थे ना उसमें, तो ये पहला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, आप यहाँ से बताऊंगा मैं आपको सारे के सारे, यानी टॉपिक के अंदर जिनमें न्यूमेरिकल बनते हैं तो न्यूमेरिकल के साथ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि पेपर में ऐसा होता नहीं, अगर उसने टॉपिक लिखा है तो फिर पेपर वाले की मर्जी है कि वो कुछ भी पूछे। हो सकता है कि केवल ये पूछे कि प्रोटीन के 1 लाख क्या होते हैं, अमीनो एसिड, काम चल जाए उससे। लेकिन पूरा टॉपिक दिया उसने तो आप मना नहीं कर सकते अगर वो आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ ले। चीज़ें आपको सारी पढ़ लेनी चाहिए उस टॉपिक के अंदर ताकि कॉन्फिडेंस बना हुआ रहे, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो आएगा वो मैंने बताया अभिकारक सांद्रता, 2 बता दिए, तीसरा ये कि अभिकारक सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा किस पे, एंजाइम क्रिया पे। इसके विषय में देखते हैं हम। इसको बोलते हैं सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन। अभिकारक को बोलते हैं क्या, सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि मैं SC इसके लिए यूज करूंगा तो आपको रखना है सब्सटेंस, या मैं S यूज करूंगा तो आपको याद रखना है क्या, मैं सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, यानी अभिकारक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जैसे कि इसको समझना आप, ठीक है, इस टाइप से एक ई शेप बना रहा हूँ मैं आपको। ई शेप इसलिए कि इसको ये मान के चल रहा हूँ मैं कि ये क्या है, ये क्या है, एंजाइम है। ये मान लीजिए ये क्या है, ये एंजाइम हो गया, एंजाइम की संरचना हो गई। और इधर जो मैंने अलग से बना दिया, ये है सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन, सी लिख दिया मैंने, ठीक है। सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन है, यह अभिकारक की सांद्रता है।
अब क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन क्या होगी शुरू होगी, ठीक है, आप एंजाइम का यूज कर रहे हो रिएक्शन पे, तो एंजाइम का यूज जब हम कर रहे थे तो मैंने बताया था जैसे ये रिएक्शन थी A+B वाली और इससे CD बन रहा था, तो एंजाइम क्या करना है, एंजाइम ने गति तेज करनी है, तो गति तेज करनी है तो किसके साथ मिलकर करेगा, सब्सटेंस के साथ मिलकर करेगा, प्रोडक्ट के साथ तो नहीं करेगा, प्रोडक्ट तो लास्ट में बनेंगे रिएक्शन के बाद। यानी कि किसके साथ करना है एंजाइम ने मिलकर काम, सब्सटेंस के साथ। किस प्रकार से करना है एंजाइम क्रिया में वो मैं बता रहा हूँ। ये जो स्पेस होता है, क्योंकि एंजाइम में यहाँ पे आके क्या होते हैं, सब्सटेंस जुड़ते हैं। एंजाइम का एक पार्ट होता है जो क्या होता है, रिक्त होता है, जिस पे जाके क्या होते हैं, सब्सटेंस आके क्या होते हैं, उस जगह पे जुड़ते हैं। तो ये वाला जो स्थल है मानाबाद, इसको यहाँ पे क्या होना है, ऐड होना है इस खाली स्थल पे। तो ये खाली स्थल जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं सक्रिय स्थल। इसे कहते हैं क्या, सक्रिय स्थल, या कहते हैं उत्प्रेरण स्थल। सक्रिय स्थल या उत्प्रेरण स्थल, ठीक है। इंग्लिश में से क्या कहेंगे, एक्टिव साइट। क्या कहते हैं, एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, ये वाली जगह, ठीक है। अच्छा, अब सब्सटेंस क्या है, ऐसा यौगिक जो किससे जुड़ेगा, एंजाइम से जुड़ेगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, सब्सटेंस कह रहे हैं। अब ये किस प्रकार से जुड़ेगा, इसके सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जो मात्रा है, वो किस प्रकार से प्रभावित करेगी एंजाइम क्रिया को, ये हमें समझना है। यहाँ पे चित्र में हम केवल ये समझे कि ये एंजाइम होता है, ये सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस ने क्या करना है, इस खाली जगह पे आके जुड़ना है। ये खाली जगह का नाम क्या है, सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट, इतनी बात समझे। लेकिन इसके यहाँ जुड़ने से एंजाइम क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका जो हम पूरा अध्ययन करते हैं, इसी को एंजाइम काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। इस पूरी बात को जो अब हमें समझनी है, इसे क्या कहते हैं हम, एंजाइम काइनेटिक्स। काइनेटिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, गतिकी, ठीक है। काइनेटिक्स, एंजाइम गतिकी कहते हैं सर, ठीक है। गतिकी, काइनेटिक्स मतलब क्या हो गया, गतिकी। एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर ये चीज़ समझी जाती है कि सब्सटेंस किस प्रकार से जुड़ेगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझिए। अब एंजाइम काइनेटिक्स को मैं आपको बता रहा हूँ। एंजाइम काइनेटिक्स में उसने इस प्रकार से दिया होता है कि ई जो है, ई मतलब क्या हो गया, एंजाइम प्लस एस, यानी क्या, जो क्या है, सब्सटेंस है, जो क्या है, अभिकारक है, जिसने इसे जुड़ना है। वो बोलता है कि इससे क्या होगा, इस टाइप की रिएक्शन होगी और इससे बनेगा ES संकुल। संकुल का मतलब था कॉम्प्लेक्स, यानी E और S जो है ये मिल गए इकट्ठे, तो इसको बोलते हैं क्या, ES संकुल या कॉम्प्लेक्स। और आगे जाके फिर से इस टाइप की रिएक्शन, और यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा E प्लस P, ठीक है, E प्लस P। अब देखिए इसको समझिए, पूरी बात जो मैंने बताई। E का मतलब तो यहाँ पे एंजाइम है, S का मतलब क्या है, सब्सटेंस है, ES संकुल का मतलब क्या है, ES कॉम्प्लेक्स, और ये E एंजाइम है और P क्या है, प्रोडक्ट है। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि रिएक्शन के बाद एंजाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा एंजाइम था वैसे का वैसा बन गया, बस सब्सटेंस किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। ये देखने को हमें रिएक्शन में मिल रहा है कि सब्सटेंस तो प्रोडक्ट में बदल गया, लेकिन एंजाइम एज इट इज़ रहते हैं, यानी एंजाइम जो होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो बात यहाँ पर भी दिख रही है। तो इस चीज़ को जब हम देखेंगे तो इसको अब एक ग्राफ से देखेंगे हम, जो मैंने ये चीज़ बताई, एक ग्राफ से हम इसे देखने की कोशिश करते हैं और फिर उस ग्राफ को देखते हैं कि वो इस चित्र में वो ग्राफ क्या बता रहा है। वापस मैं इस चित्र में आने वाला हूँ ग्राफ के बाद। यहाँ पे एक ग्राफ देखिए आप इस रिएक्शन का, इस टाइप से हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया S का मतलब यहाँ पे क्या है, अभिकारक की सांद्रता लिखना है आपने, अभिकारक की सांद्रता। यहाँ पे हो गया V क्या है, अभिक्रिया की दर, V है अभिक्रिया की दर, S है अभिकारक की सांद्रता, इनके बीच में इस टाइप का एक क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे पता लग रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है,
इस पॉइंट पे क्या है, अभिक्रिया की दर सर्वाधिक है, यानी इसे मैंने बोल दिया वी मैक्स। क्या कह दिया, वी मैक्स, यानी यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया की दर क्या है, सर्वाधिक है। इतनी बात निकल के आ रही है। यानी एक पॉइंट है और यहाँ नीचे भी एक पॉइंट होगा, यानी दोबारा से वही बात निकल के आ गई कि एक निश्चित पॉइंट तक एक निश्चित अभिकारक की सांद्रता की मात्रा पे अभिक्रिया की दर सर्वाधिक है, लेकिन आगे जाके वो सर्वाधिक नहीं हो रही फिर। यानी वही वाली बात जो हमने पिछले पढ़ी थी, ताप और किसकी, पीएच वाली, वो वाली बात यहाँ पे भी दिख रही है। यानी एक निश्चित पॉइंट आ रहा है अभिकारक की सांद्रता का, जिसपे अभिक्रिया की दर क्या है, सर्वाधिक, उसके आगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस ग्राफ के बारे में पूछ लेता हूँ कभी कभी कि जो ये ग्राफ बनता है सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन का और अभिक्रिया की दर का, ये ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है ग्राफ का, तो इसके शेप के बारे में पूछ लेगा कि ये कैसा शेप बनता है फिर। ठीक है, सांद्रता और जो अभिक्रिया की दर वाला ग्राफ है, इसका साइज कैसा होता है, तो उसको बोलेंगे आयताकार शेप। अगर बोले तो आपको टिक करना है आयताकार अति परवलयकार, आयताकार अति परवलयकार। ठीक है, आयताकार अति परवलयकार, इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, शेप कैसे बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो उसका साइन हो गया। अब वापस देखिए इस ग्राफ को, मैं वापस इस चित्र से आपको समझा रहा हूँ इस काइनेटिक्स को। देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये यहाँ जुड़ना है, अभिकारक सब्सटेंस ने कहाँ जुड़ना है, इस खाली जगह पे। ये खाली जगह क्या है, सक्रिय स्थल है। अब ये सक्रिय स्थल जो है, इसमें क्या होगा, जैसे कि ये सब्सटेंस यहाँ पे जुड़ने लग गया, ऐसा जुड़ने लग गया, और इसने आगे जुड़ के क्या कर दिया, इस पूरी जगह को क्या किया, ऐसा पूरा भर दिया। ऐसा क्या कर दिया, पूरा भर दिया। ये ऐसे सब्सटेंस आता रहा और यहाँ पे जुड़ता रहा और ये ख़त्म हो गया। लेकिन अभी जो है सब्सटेंस की मात्रा बची हुई है, लेकिन ये क्या हो गया, पूरा भर गया। जब ये पूरा भर जाएगा तो सांद्रता का एक मान आया जहाँ पे ये पूरा भर गया, तो अब क्या हो गई, एंजाइम क्रिया जो हो गई यहाँ पे, यानी अभिक्रिया की दर क्या हो गई, सर्वाधिक। अब इसके बाद क्योंकि सब्सटेंस जो है इस खाली जगह पे नहीं भर सकता, सब्सटेंस के लिए अब जगह नहीं बची, वो इस खाली जगह पे भरेगा नहीं, तो अब सब्सटेंस की मात्रा जो है इधर इधर अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका रिएक्शन पे क्या नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि जो सब्सटेंस जिस एक्टिव प्लेस पे बनना था, एक्टिव साइट पे बनना था, वो क्या हो चुका, फुल हो चुका। तो वही वो ग्राफ भी बता रहा है, वो ग्राफ ये बता रहा है कि जो क्या होगी, अभिकारक की सांद्रता का क्या होगा। जैसे आप शुरू में क्या करोगे, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो वो क्या होगा, एंजाइम वाली खाली जगह पे भरता रहेगा, तो अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये फुल हो जाएगा, और जहाँ पे ये फुल हो जाएगा उसी समय अभिक्रिया की दर मैक्सिमम होगी। अभिक्रिया की दर क्या होगी, मैक्सिमम। उसके बाद आप क्या करते हो, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हो, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है अभिक्रिया की दर पे, क्योंकि एंजाइम का जो खाली प्लेस था वो क्या हो चुका, भर चुका है। तो यही जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये ग्राफ बताता है। ठीक है, ये ग्राफ जो है यही बात को बताता है, यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि अभिकारक की सांद्रता का भी उसी प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है जैसे ताप और पीएच का बढ़ रहा है। यानी शुरू में तो ये क्या होगा, जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता आप बढ़ाओगे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, लेकिन इसकी स्टेज ऐसी आएगी कि एंजाइम का जो ये वाला एक्टिव साइड है ये पूरी बढ़ जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, वी मैक्स पे पहुँचेगा। वी मैक्स वही वाली कंडीशन है जहाँ पे क्या हो गया, फुल भर गया हो, यहाँ पे रिएक्शन की दर जो होगी सबसे तेज होगी। अब इसके बाद आप सब्सटेंस की मात्रा कितनी भी बढ़ाते रहो, सांद्रता कितनी भी बढ़ाते रहो, रिएक्शन की गति पे कोई प्रभाव नहीं आने वाला। ठीक है, तो यही हम इसमें भी बता देंगे कि शुरू में बढ़ता है और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम जब हो जाता है तो उसके बाद अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। इतनी चीज़ें ये भी समझनी है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल जो हैं इनसे जुड़े हुए रहते हैं आगे, या फिर वो आपसे कभी कुछ पूछ सकता है, वो बोलेगा कि इनमें से कौन सा कथन जो है एंजाइम क्रिया के बारे में जो है गलत है। वो बोलेगा कि अभिकारक की सांद्रता जो है बढ़ाने पे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, या वो ये बोले कि पीएच मान घटाएंगे, ताप घटाएंगे तो फिर एंजाइम की क्रिया की दर बढ़ जाएगी। ऐसे कोई कथन पूछ सकता है आपसे। जब सारी जानकारी होगी तब आप इसको बता सकते हो। एक लास्ट चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ इसी में,
ठीक है। लास्ट चीज़ मैं और इसको बता रहा हूँ, आगे इनके यूजेस भी हैं, फिर सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। उससे मतलब नहीं रखना, नहीं तो आप जब साइकोलॉजी पढ़ोगे या केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको कई चीज़ें पसंद ना हो, लेकिन सिलेबस में है तो आपको क्या करना है, वो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर जो सिलेबस में है वो चीज़ें देखनी ही पड़ेगी एक बार। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ एक ग्राफ के माध्यम से ही, और एक उसमें एक चीज़ और नई आएगी, उसको देखने को, नई चीज़ देखने को मिलेगी, इस टाइप का ग्राफ, ठीक है। इस टाइप का एक ग्राफ को आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो है ये वाली स्टेज, ये हो जाएगी वी मैक्स, ये हो जाएगी वी, ठीक है, यानी रिएक्शन का जो क्या थी, गति थी। ये हो गया एस, यानी क्या, सब्सटेंस, उसी से जुड़ी हुई बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक दो लोग थे, दो क्या थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी, ठीक है। एक इक्वेशन उन्होंने दी जिसे कहते हैं माइकल्स मेंटेन इक्वेशन। क्या कहते हैं, माइकल्स मेंटेन, माइकल्स मेंटेन इक्वेशन, ठीक है, माइकल्स मेंटेन इक्वेशन। कभी इसका आपको इक्वेशन पूछ सकता हूँ। इन्होंने एक चीज़ बताई कि V बराबर वी मैक्स एस, ठीक है, एस के एम प्लस एस, के एम प्लस। इतनी बात भी पूछ सकता है आपसे, वो ये बोलेगा कि माइकल्स मेंटेन इक्वेशन क्या है, तो नीचे से फॉर्मूला दे देगा, तो आपको याद है वी बराबर वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। अब इस पूरे में देखने को हमें केवल एक चीज़ नहीं दिख रही, वी हम समझते हैं ये अभिक्रिया की दर होती है, वी मैक्स जो होती है उसकी सर्वाधिक दर होती है, जिसको सर्वाधिक मात्रा में होता है। एस मतलब जो होता है वो सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, सांद्रता हो गई। के एम, ये एक नई चीज़ दिख रही, क्या, के एम। ये के एम के विषय में हमें पता नहीं है कि ये के एम क्या है, यानी कि अगर हम सारी चीज़ें लिख लें तो हम सबको लिख सकते हैं, यानी कि वो बोलेगा वी क्या है, ठीक है। इस पूरे जो उन्होंने क्या दिया है, पूरे का पूरा इक्वेशन दी, इसमें वी क्या है, तो हम बोलेंगे अभिक्रिया की दर है। वी मैक्स क्या है, अभिक्रिया की उच्चतम दर। फिर क्या आ रहा है, एस क्या है, अभिकारक की सांद्रता, और के एम क्या है, इसको बोलते हैं माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट, यानी नियतांक। ये चार चीज़ें। अब यहाँ से के एम जो है वो नई थ्योरी जो है निकल के आ गई है, ठीक है। एक नई थ्योरी जो है निकल के आ गई है, और यहीं से हम देखेंगे कि यहाँ से वो आपसे कभी कभी केवल पूछेगा कि माइकल्स मेंटेन नियतांक क्या होता है, ठीक है, या फिर पूछेगा माइकल्स मेंटेन इक्वेशन क्या है। मैं इसको के एम को बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, के एम क्या है, ये नियतांक क्या है, इसके विषय में देखते हैं हम। देखो इसने क्या बोला, इस टाइप का, देखिए यहाँ से वापस मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप का एक चित्र हमने देखा था एंजाइम का, ठीक है, इस टाइप का चित्र। ये इसका एक्टिव प्लेस था, ये जो था सब्सटेंस था, ठीक है। इस सब्सटेंस ने भरना था एंजाइम के एक्टिव साइट पे, ठीक है, एक्टिव साइट पे इसने भरना था। अच्छा, एक्टिव साइट पे जब इसने भरना था तो माना बात यहाँ पे जब ये फुल भरता है, यानी इस प्लेस को फुल भरता है, तो इसमें जो है मान लगता है 100S, 100S जो मात्रा है सांद्रता की, उस पर ये फुल भर जाता है। और जब ये फुल भर जाएगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 100S पे क्या हो जाएगा कि ये जब पूरा भरेगा तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे रिएक्शन की दर क्या होगी, सर्वाधिक होगी। रिएक्शन की दर क्या होगी, सर्वाधिक होगी, ठीक है। रिएक्शन की दर अधिकतम जो होगी वो किस पे होगी, 100S पे होगी। लेकिन अगर मैं क्या करता, 100S पे तो ये पूरा भर जा रहा प्लेस, लेकिन मैं इसे क्या करता, अगर आधा भरता,
तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने बोला कि 100s सांद्रता का मान है, उस पर तो ये फुल भर जा रहा है, वहाँ पे तो क्या हो जा रहा है, ये Vmax के बराबर हो जा रहा है, यानी कि रिएक्शन के रेट क्या हो जा रही है, सर्वाधिक हो जा रही है। लेकिन में से अगर आधा भरता तो 100s की जगह 50s भरता तो वहाँ पे रिएक्शन का रेट क्या होता, आधा। जब 100s पे जो है सर्वाधिक है तो इसका मतलब है कि 50s आधा भरूंगा तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, आधा होगा। रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, आधा होगा। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि Km क्या है, Km क्या है, तो Km जो है ये अभिकारक की सांद्रता का वो मान है। ठीक है, आपको लिखना है अभिकारक की सांद्रता का वो मान, अभिकारक की सांद्रता का वह मान जिस पर अभिक्रिया की दर अधिकतम की आधी होती है, अधिकतम की आधी होती है, अधिकतम की आधी होती है। तो Km जो है वो क्या होता है, आपसे ये पूछ ले कि माइकलस मेंटेन जो नियतांक है वो क्या है, तो आपको बोलना है कि Km जो होता है वो ये होता है जिस पे कि क्या हो, अभिक्रिया की अधिकतम दर का क्या हो, आधी दर हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। यानी कि इस पूरी रिएक्शन से ये पता लगा, एक चीज़ निकल के आई कि V जो V है तो V बराबर क्या होगा, ये बता रहा है कि ऐसे में क्या होगा, जो रिएक्शन की दर होगी Km पे वो क्या होगी, Vmax के आधी होगी, Vmax/2 हो जाएगी। इतनी बातें इसने बताई है। फिलहाल आपको केवल इतना ध्यान रखना है इस पे, एक तो कि माइकलस मेंटेन इक्वेशन क्या है, V बराबर Vmax S/Km+S। Km क्या होता है, Km जो होता है वो मान होता है अभिकारक की सांद्रता का, जिस पे कि जो अभिक्रिया की दर है वो क्या होती है, अधिकतम के आधी होती है। इतनी बात मैंने आपको बता दी, इससे आगे की जानकारी और आगे जाएंगे। केवल आपको क्या करना है, इनमें टारगेट करना है कि ये चीज़ें समझनी, थोड़ा ग्राफ समझा, ये चीज़ देख ली, ये समझ लिया कि किसको बोल रहा है, कि हम का मान क्या होता है, यानी यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव बनाता है तो आप उसे टिक कर पाओ। ऐसे कुछ टॉपिक है, फिर हम आगे जाएंगे तो फिर सिंपल थ्योरी है, लेकिन सिंपल थ्योरी के अलावा ये चीज़ें भी बीच बीच में आती रहेंगी, तो उन्हें भी हम टिक करते रहेंगे। तो इससे आगे ठीक आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।